हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से देखा था IUPAC नॉमेनक्लेचर, कि IUPAC नेमिंग कैसे दिया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो ऑलमोस्ट IUPAC नेमिंग हम लोग बहुत पहले 11th से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनका IUPAC नेम कैसे गिवन करते हैं, कैसा देते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। मैंने आपके सारे के सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर जो थे, सारे के सारे कंपाउंड्स के जो टेक्स्ट बुक में दिए थे, वो पूरे कवर कराए थे। आई नो कि लास्ट वाला क्लास थोड़ा लेंदी था, बट वो लेंदी लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन एंट्रेंस में और स्टेट बोर्ड में गारंटी के साथ आता है, तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो लास्ट वाले क्लास में लिया था। पेपर में जब भी वो IUPAC के ऊपर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को आप लोग EAN भी बोलते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी वहाँ से भी आपका हर साल स्टेट बोर्ड के पेपर में और एंट्रेंसेस के पेपर में एक क्वेश्चन आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड दे रखा है, बुक में कौन सा स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ किया है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा फार्मूला है। अगर आप लोग वो फार्मूला यूज़ करते हो तो आपको कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा ईजियर लगेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम यू विल डू ऑल द कैलकुलेशंस करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं तो फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फटाफट से। तो अब हम लोग देखते हैं EAN का डेफिनेशन। जो भी आपका EAN होता है, EAN का मतलब ही होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN का आपका मतलब ही होता है भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो याद रखना है, EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का अगर कैलकुलेशन कर लिया तो हमारा काम जम जाएगा क्या? नहीं, आपको कैलकुलेशन करने के साथ साथ उसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन भी पूछ जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले EAN का डेफिनेशन। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, आर कॉल्ड एज और इज कॉल्ड एज EAN। उसी का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बस हम लोग को बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं उसी को हम लोग EAN बोलते हैं। कैसे, ज़रा देखो, ये है सपोज आपका सेंट्रल मेटल एटम जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है भाई। ये है मेरा सेंट्रल मेटल एटम जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जितने भी आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो मेटल को सराउंड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, उसी को हम लोग EAN बोलते हैं। तो याद रखना है कि EAN का मतलब ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, और इसका मीनिंग ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं, सेंट्रल मेटल के आजू बाजू में होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, उसी को हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या तो EAN बोलते हैं। याद रखना, EAN एग्जामिनर का एक बहुत बढ़िया सा फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल आता है। हर साल कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कभी कैलकुलेशन पूछ लिए जाते हैं, बट हर साल लिख के देती हूँ पेपर में आता है। लिख के दे सकती हूँ भाई मैं, पेपर में आता है, 2 मार्क दे के जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट मिल जाते हैं भाई मार्क्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं EAN कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब बुक में एक फॉर्मूला दिया है, बट बुक का जो फॉर्मूला है ना, वो कैसा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है, समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, और हम लोग कैलकुलेशंस भी उससे इजीली नहीं कर पाते। तो अब मैं क्या करवाने वाली हूँ पता है, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रही हूँ, वो फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और आप फटाफट यू आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो वाले EAN के फॉर्मूले को। तो जो भी आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, मतलब ही जो भी आपका EAN का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, जो भी आपका सेंट्रल मेटल है उसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं CN से रिप्रेजेंट करती हूँ, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, या तो आप इसको माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN का कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला पेपर में नहीं दिया जाता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम EAN कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है। हाँ भाई, बड़ा आसान है, लेकिन जो भी चीज़ जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है, और जितनी आसान हम उसे समझते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर आपको EAN निकालना है, अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालते आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालते नहीं आएगा तो आप EAN नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से फिट कर लो। अब सेकेंड थिंग ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का क्या है मैम? एटॉमिक नंबर याद रखना है, टेंशन मत लो, एकदम चिल मार के रहो, बढ़िया बिंदास रहो, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको पेपर में दिया जाता है, गिवन होता है। तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम बिंदास पढ़ो। टेंशन तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि टेंशन लेके अगर पढ़ते हैं तो कुछ समझता नहीं है। तो उससे अच्छा है टेंशन ना लेके बिंदास रह के चिल मार के जस्ट पढ़ने का। कहना मुझे यहाँ पे ये है, एटॉमिक नंबर का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है और आप EAN इजीली निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो ले लो सारे के सारे एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ना। तो अब मुझे दो चीज़ें तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ गई कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल के आजू बाजू में होते हैं, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, उसको हम लोग EAN मतलब ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे ये समझ में आई कि EAN के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, जो होता है आपका, जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं EAN कैलकुलेशन कैसे किए जाए। EAN कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। याद रखना EAN कैलकुलेशन जो रहते हैं उसमें मेटल आपके जनरली 3D सीरीज़ के ही आते हैं। 4D और 5D सीरीज़ के आज तक तो पूछे नहीं गए और अभी भी कभी पूछे नहीं जाएंगे। आपका 12th का लेवल है, MSc लेवल में हमको सब आता था, 5D 6D सीरीज़ सभी के EAN पूछे जाते थे, बट आपको एकदम लोअर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स का ही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारे के सारे आपके 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उनके एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर जिसी को हम लोग Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स टी व क्र मन फे को नी कु जन। ठीक है भाई, ये आपके सारे के सारे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स है। अब लिखेंगे इनके एटॉमिक नंबर को। अगर मुझे इनके एटॉमिक नंबर को लिखना है तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इनका 21 से स्टार्ट होता है। फिर तो बड़ा ही आसान है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लेकिन ये भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी ये गिवन होता है, और टेंशन लेने का तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसका मुझे EAN कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स जो मैं ले रही हूँ सबसे पहले है K4FeCN6। याद रखना K4FeCN6 को ही आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है FeCN6 4-। पेपर में तो हर साल जनरली यही वाला कॉम्प्लेक्स आता है, कभी ये ऐसा पूछा जाता है, कभी ये ऐसा पूछा जाता है। लिख के देती हूँ, मैं लिख के देती हूँ, पेपर में आएगा ना बोर्ड में यही कॉम्प्लेक्स आएगा, और कोई कॉम्प्लेक्स ना आज तक आया है ना आने के चांसेस है, यही आता है। कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये, बस यही चलते रहता है उनका, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स को लिख देते हैं K4FeCN6। अब मैं दोनों तरीके से आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि माइंड में बड़े कन्फ्यूजन चलते रहते हैं कि किसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालने का, और मैं साइड में ये भी ले लेती हूँ FeCN6 4-। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यों मैम आप ये दो क्यों बता रहे हो हमको? क्योंकि अगर पेपर में ये आए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये आ गया तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस मुझे वो वैसा का वैसा रखना है, इसीलिए हम लोग दोनों का कैलकुलेशन करके मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पेपर में यही आता है।
और कोई कॉम्प्लेक्स ना आया है ना आने के चांसेस है। ठीक है भाई, सुनो, यहाँ पे सबसे पहले ये पोटेशियम 4 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगी 4 इंटू, और पोटेशियम जो होता है मतलब जो आपका के होता है, आप सबको पता है ली ना करे रब से फरियाद, ली ना करे रब से फरियाद, +1 चार्ज होता है तो +1। ठीक है, तो इसी को आप 1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बीच बीच में हमेशा प्लस साइन। अब आयरन का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसलिए मैंने आयरन को X से रिप्रेजेंट किया है, फिर से प्लस साइन। इस साइनाइड के नीचे में 6 नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, और साइनाइड के ऊपर में हमेशा चार्ज -1 आता है। ओवरऑल चार्ज आपका 0 है, तो मैंने ओवरऑल 0 लिख दिया। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा आपका 4 प्लस साइन X, 6 1 जार 6 होता है, बट यहाँ पे -6 आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर इसी को अगर कैलकुलेट करते हो तो -6 + 4 मतलब ही -2 इक्वल्स टू 0 होता है, तो X का वैल्यू आपका +2 आता है। मतलब आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का वो +2 आया है। इसमें भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो यहाँ पे मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो सबसे पहले मैंने इसको X से रिप्रेजेंट किया, बीच में हमेशा प्लस साइन, बीच बीच में प्लस साइन, फिर उसके बाद में साइनाइड के नीचे में है 6 नंबर, तो मैं लिखूँगी 6 इंटू, यहाँ पे 6 नंबर है तो 6 इंटू। ठीक है भाई, और साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1। ठीक है, उसके बाद में ओवरऑल चार्ज कितना है -4। आगे बढ़ेंगे, X 6 1 जार 6 -6 इक्वल्स टू -4। जब ये -6 इधर से इधर जाएगा तो वो +6 बन जाएगा, तो X का वैल्यू कितना आएगा -4 + 6, -4 + 6 मतलब ही 2 आता है। मतलब यहाँ पे भी आपके आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +2। तो कहना मुझे ये है, चाहे कॉम्प्लेक्स ये पूछा जाए या कॉम्प्लेक्स ये पूछा जाए, मीनिंग इनका सेम ही है। अगर आपको पेपर में ये इस साल आया है तो अगले साल ये आएगा, फिर उसके अगले साल ये आएगा, बट यही ट्रेंड चलता है। बहुत रेयर केसेस में कोई और कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन टेंशन मत लो, अपन वो भी करने वाले। इतना क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों केसेस में सेम आया, कर दिया ना मैंने प्रूफ। ठीक है, चलो निकालते हैं अब EN को। अगर मैं बात करती हूँ EN की, तो जो भी आपका EN होता है, आपके EN का फॉर्मूला होता है सबसे पहले एटॉमिक नंबर, उसके बाद में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, माइनस में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर जो है आपके सेंट्रल मेटल का, मतलब ये आयरन का कितना है, आयरन का आपका Z का वैल्यू, मतलब ये एटॉमिक नंबर है 26, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 26 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, जो कि यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +2 मतलब 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 26 + 6 2 जार 12 होता है -2। आगे बढ़ेंगे, 26 12 - 2 कितना होता है 10, और 26 + 10 कितना होता है 36। तो आपका जो EN आया इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए वो कितना आया 36 आया। इसके लिए भी बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेटल वही है और कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको दिखा दिया। तो बस इतना याद रखना है कि जो भी आपका EN होता है उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल का कितना है, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही नंबर ऑफ लिगेंड होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे आप लोग EN मतलब ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ये इतने से कैलकुलेशन पे 2 मार्क मिल जाते हैं। ये 6th या 7th स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है, बट इतने से कैलकुलेशन पे 2 मार्क मिल जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है आपका CuNH3 4 टाइम्स +2, CuNH3 4 टाइम्स +2, ये है आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जिसको मुझे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिया है CuNH3 4 टाइम्स +2। आप लोग भी बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर को इसी तरीके से साइड में रिप्रेजेंट करना। ऑक्सीडेशन नंबर पेज के पीछे मत निकालना, क्योंकि अगर आप लोग पेज के पीछे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे रफ पेजेस में, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसने ऑक्सीडेशन नंबर किसी आजू बाजू से पूछ लिया है या मन से रट्टा मार गया है, मार्क्स भी वैसे मिलते। तो उसको दिखाओ ना भाई आपने किया है कैलकुलेशन, ही विल बी वेरी हाईली, क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, बस वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ही विल बी वेरी मच हैप्पी। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिखूँगी X, क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बीच बीच में हमेशा प्लस साइन, अमोनिया के नीचे में 4 है तो यहाँ पे आएगा 4, और अमोनिया जो होता है उसके ऊपर में चार्ज हमेशा 0 होता है,
कैसे ज़ीरो आया? तो लास्ट वाले क्लास में देखो कितनी बढ़िया मैंने आपको एक लिस्ट लिखा के दी थी, जिसमें सभी एलिमेंट्स के, सभी लिगेंड्स के मैंने आपको चार्ज भी लिखा के दिए थे, राइट। तो अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज है +2। तो मतलब ही x + 0 = +2, मतलब ही आपके x का वैल्यू, मतलब ही आपके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना आया? +2 आया। चलो निकालते हैं En। अगर मैं बात करती हूँ En की, तो En का फॉर्मूला होता है Z, मतलब ये एटॉमिक नंबर, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो Z मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? कॉपर का एटॉमिक नंबर का वैल्यू जो आपका है वो है 29। तो 29 लिखा, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं भाई? 4 लिगेंड्स अटैच है, तो 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 + 2 4 जार कितना होता है? 8 - 2। 29 + 8 - 2 कितना होता है भाई? 8 - 2 होता है 6, और 29 + 6 मतलब ये कितना होता है? 35। तो यहाँ पे आपका En का जो वैल्यू निकल करके आया वो कितना निकल करके आया? वो आया 35 निकल करके, ठीक है। तो ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। बाकी एग्जाम्पल्स अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स भरपूर ऐप वगैरह पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप लोग उनको प्रैक्टिस करो, वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल्स चाहिए तो अपने पास एग्जाम्पल्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, भरपूर ढेरों सारे एग्जाम्पल्स है। ये इतने सारे बुक्स है मेरे पास में, उसमें इतने एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है, आप कोई भी मांग लो, मैं इतने सारे एग्जाम्पल निकाल करके दे दूँगी, ठीक है। इतना सारा कलेक्शन है, भरपूर कलेक्शन है, ठीक है, बुक्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसी के बाद में मैं आपको फिर करवाने वाली हूँ आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई थर्ड एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल है आपका FeCN6 3-। ज़रा ध्यान देना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये तो पहले ही कर लिया था। याद रखो वो FeCN6 4- था और ये 3- है। अगर ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज डिफरेंट आएगा ना, तो En का वैल्यू भी कैसा आता है? डिफरेंट। चलिए देखते हैं FeCN6 3- को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं FeCN6 3- के कैलकुलेशन को। सबको पता है कि अगर En निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसका वैल्यू लिखूंगी x, ठीक है। बीच बीच में हमेशा प्लस साइन, साइनेड के नीचे में है 6 तो 6, ठीक है। यहाँ पे 6 है ना, तो मैंने 6 लिखा। साइनेड के ऊपर चार्ज हमेशा -1 आता है। चार्ज अगर प्रॉब्लम जा रहा है ना, लास्ट वाला क्लास जाके देखो, बढ़िया सी लिस्ट लिखा के दिए, सब कुछ लिखा के दे दिया। इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है? -3। तो x + 6 1 जार 6 होता है, और यहाँ पे -6 आएगा, इक्वल्स टू -3, ठीक है। x इक्वल्स टू जब भी -6 इधर से इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? +6 -3, और 6 - 3 कितना होता है भाई? +3। मतलब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो भी आपका x का वैल्यू है आयरन के लिए, वो कितना आया है? +3। चलो निकालते हैं En का वैल्यू। आपके En का फॉर्मूला होता है Z मतलब ही होता है एटॉमिक नंबर, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, और माइनस में ही क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, कुछ भी चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? 26, ठीक है। +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ही नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड है? 6, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। चलिए बढ़ते हैं। 26 + 6 2 जार 12 होता है, -3। 26 + 12 - 3 कितना होता है? जल्दी बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। 12 - 3 कितना होता है? 9 होता है। और 26 + 9 कितना होता है भाई? 26 + 9। जल्दी से बताओ मुझे, 26 + 9 का वैल्यू कितना आएगा? 35। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, या जो En है, वो कितना आया? 35, ठीक है। चलो ले लो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो अब हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से अपने आइसोमर्स वाले पार्ट को कि आइसोमर्स क्या होता है। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले आइसोमर्स क्या होता है। व्हाट आर आइसोमर्स, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ आपके आइसोमर्स का। आइसोमर का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमर का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार मैं लिख लेती हूँ, फिर समझा के देती हूँ। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट
या तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स, कैसा भी चलता है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं डेफिनेशन को और इजी बना दे रही हूँ। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल properties and different chemical reactivities are called as isomers। इन्हीं को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड रहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, मतलब केमिकल रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है वो उनकी डिफरेंट रहती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। याद रखना है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर बोलते हैं, ठीक है भाई। अब जो आपका आइसोमर है, जो भी आपका आइसोमर है, आइसोमर के मेजर 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है आइसोमर का, उसी का आपका नाम होता है स्टीरियो आइसोमर। जो पहला टाइप होता है आइसोमर का, उसी का नाम होता है आपका स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर के अलावा जो सेकंड टाइप होता है आपका, वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। सेकंड टाइप आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इसी स्ट्रक्चरल आइसोमर को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चरल आइसोमर को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल सकते हो। तो बस मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतना समझ में आया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, ठीक है, भले अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है तो उनको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। फिर मैंने ये जाना कि आइसोमर के 2 मेजर टाइप होते हैं। एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है उसको। 2 और मोर आइसोमर, जो भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमर होते हैं, हैविंग सेम लिंकेज, 2 और मोर आइसोमर हैविंग सेम लिंकेज among the constituent atom, 2 or more isomer having the same linkage among the constituent atoms but different arrangement of atoms in space are called as, एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर आपको एकदम कड़क तरीके से समझा के देती हूँ, सब समझ में आ जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब यहाँ पे मुझे फ़िलहाल इतना समझ में आया कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर आइसोमर रहते हैं, ठीक है, अगर भले उनमें लिंकेज सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम हमको ये नहीं समझा, क्योंकि ये तो सिर्फ आपने डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल्स तो दिए नहीं। अरे भाई सुनो, इसके भी 2 टाइप होते हैं, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इतनी ज़रूर गारंटी देती हूँ कि जब मैं इसके टाइप आपको पढ़ाऊँगी ना, तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊँगी। अभी मैं एट प्रेजेंट इसके एग्जाम्पल नहीं दे सकती, क्योंकि इसके भी और 2 टाइप आते हैं, तो मैं अगर एग्जाम्पल दूंगी तो फिर वो किसी और टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए कहना मुझे ये, फ़िलहाल के लिए बस आप अभी इतना याद रखो, अभी जब इसके टाइप्स लेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और बढ़िया तरीके से फिर वहाँ पे समझेंगे। तो फिलहाल के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि अगर यह 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमर है, अगर उनमें लिंकेज सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे आपका जो लिंकेज होता है वो सेम होता है, ठीक है, और जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इतना जाना। अब आप लोग ही मुझे बताओ, स्टीरियो आइसोमर का उल्टा स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है। इसका उल्टा है, यहाँ पे आपकी लिंकेज सेम है, तो आप लोग ही मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अगर यहाँ पे लिंकेज सेम है तो यहाँ पे आपकी लिंकेज कैसे रहेगी, डिफरेंट। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, सबसे पहले मैं लिखूँगी 2 और मोर आइसोमर having different linkage among the constituent atoms
हैविंग डिफरेंट लिंकेज अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, बट यहाँ पे आपका अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बट सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज, या तो फिर आप उसको लिख सकते आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इन्हीं को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे क्लियर कट आइडिया मिल गया, मतलब यहाँ पे मुझे इतना जानने को मिला कि स्टीरियो आइसोमर में लिंकेज सेम था, तो यहाँ पे आपका जो लिंकेज है वो डिफरेंट रहेगा। सीधी सीधी बात, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस दूसरों को टेंशन देने का। यहाँ पे लिंकेज सेम है, तो यहाँ पे लिंकेज कैसा है, डिफरेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे आपका अरेंजमेंट कैसा है भाई, सेम है। तो अगर आपको एक डेफिनेशन याद हो जाती है तो दूसरे डेफिनेशन को आप उल्टा कर दो, सेम के जगह डिफरेंट कर दो, डिफरेंट की जगह सेम कर दो, काम ख़त्म। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके टाइप्स को देखते हैं। और चलिए अब हम लोग इनके भी टाइप्स को देख लेते हैं कि इनके टाइप्स क्या कहते हैं। तो जो भी आपका स्टीरियो आइसोमर है ना गाइस, जो भी आपका स्टीरियो आइसोमर है उसके भी फर्दर और 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप आपके जो स्टीरियो आइसोमर का होता है वो होता है आपका, जो भी आपका पहला टाइप होता है स्टीरियो आइसोमर का गाइस, वो होता है सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही हम लोग डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं, याद रखना है। कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पेपर में पूछा जाता है, कभी डाइस्टीरियोमर। तो कुछ लोगों को, सबको ज्योमेट्रिकल आइसोमर हर किसी को आता है, बट डाइस्टीरियोमर किसी को नहीं आता। तो कभी कभी डाइस्टीरियोमर वर्ड पेपर में डाल देता है एग्जामिनर, वो सोचते बैठे डाइस्टीरियोमर क्या चीज़ है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन आप सब लोग अभी सुन लो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ही हम लोग डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं। ये मर मतलब वो वाला मर मत समझना, मर जा भाई मर जा, वो वाला मर नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप आपका होता है भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमर भी। ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एनेंशियोमर्स। याद रखना, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। जो भी आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है भाई, जो भी आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टोटल आपके 4 टाइप्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टोटल आपके 4 टाइप्स है। जो पहला टाइप है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, वो है भाई ये वाला, जिसका नाम होता है आपका लिंकेज आइसोमर। पहला टाइप जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का है वो है आपका लिंकेज आइसोमर। सेकंड टाइप आपका होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये सब अभी हम लोग देखने वाले। अगर आप लोग बुक में देखते हो तो आपको बड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको ये सब समझेगा जब मैं पढ़ाऊंगी तो, ठीक है। लिंकेज इसका पहला टाइप है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। थर्ड टाइप आपका जो होता है यहाँ पे, एक होता है आपका एक सेकेंड, कोऑर्डिनेशन के अलावा और कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमर। थर्ड टाइप आपका होता है भाई आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और जो लास्ट टाइप आपका होता है वो होता है आपका सॉल्वेट आइसोमर्स। और याद रखना है, इसी सॉल्वेट आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स भी बोला जाता है। ये चार्ट का सारे लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि टेक्स्ट बुक में चार्ट दे रखा है, बट टेक्स्ट बुक में आपको चार्ट के अलावा ये डेफिनेशन नहीं दिए। और अगर आप लोग ये डेफिनेशन बुक से पढ़ने जाते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में ये डेफिनेशन नहीं दिया है, ये सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया है। और पेपर में सेंटेंसेस थोड़ी पूछे जाते हैं, पेपर में तो आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। तो डेफिनेशन बढ़िया तरीके से नहीं दिया है। ये डेफिनेशन स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, चीज़ें समझ में आए, और ये भी समझ में आए कि पेपर में आपको किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। टाइप्स का भी है यहाँ पे, ये सब 1 बाय 1 देखते हैं। उससे पहले सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइस, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन में सब बता दिया कि आइसोमर्स के 2 टाइप्स हैं, इनके भी 2 टाइप्स बताए और इनके भी चारों टाइप के टाइप्स बताए। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के ये दोनों टाइप को एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं और इनके भी सब टाइप को डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये दोनों पार्ट को और बाद में ये सारी चीज़ों को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं फटाफट से कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, और ये भी देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स।
स्टीरियो आइसोमर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टीरियो आइसोमर्स के टोटल 2 टाइप है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स के आपके टोटल 2 टाइप है। पहला टाइप है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका पहला टाइप है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। और सेकेंड टाइप आपका होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। सेकेंड टाइप गाइज आपका होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इसी ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग सारे के सारे एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनका डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ को समझना है। मैंने आपको उस वक्त ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया था, क्योंकि अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ एकदम बढ़िया क्लियर करने वाली हूँ। तो पहला जो आपका टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नॉन सुपर इम्पोजिबल, समझा के देती हूँ मैं, एक बार डेफिनेशन को लिख देती हूँ। द नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror image isomers, the non superimposable mirror image isomers, the non superimposable mirror image isomers are called as geometrical isomers, are called as the non superimposable mirror image isomers are called as geometrical isomers। इसी को हम लोग geometrical isomers भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं। एक बार इसका भी डेफिनेशन लिखती हूँ ताकि हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में एकदम बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए। द नॉन सुपर इम्पोजिबल, द नॉन सुपर इम्पोजिबल, द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स, द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स। फिर दिमाग में तो क्वेश्चन आता है, मैम यहाँ पे भी तो वही लिखा, यहाँ पे भी तो वही लिखा, फिर ये दोनों तो सेम हुए। नहीं भाई, पिक्चर बाकी है। कहना मुझे ये है द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर कायरल। देखो ध्यान से मैं क्या लिख रही हूँ, विच आर कायरल, जो कायरल होते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड एज, उन्हीं को हम लोग क्या लिखते हैं, आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्हीं को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, अब ज़रा ध्यान देना। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, फिर भी ध्यान दो। अपने 2 हाथ है, ठीक है भाई। अगर मैं मिरर में देखती हूँ ना, मिरर में मतलब आईने में, तो मुझे ये वाला हाथ दिखेगा, और अगर मैंने मिरर में इस हाथ को देखा तो मुझे ये वाला हाथ दिखेगा। मतलब ये दोनों हाथ जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ज़रा देखो ध्यान से, ये अंगूठे के सामने ये वाला अंगूठा आ रहा है, ये अंगूठे के सामने ये वाला अंगूठा आ रहा है, ये अंगली के साथ में ये अंगली आ रही है, ये फिंगर के सामने ये फिंगर आ रही है, ये फिंगर के सामने ये, और इसके सामने ये। मतलब ये दोनों हाथ जो है मेरे, ये मिरर इमेज है भाई एक दूसरे के। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, समझ गया मैम, मुझे मिरर इमेज समझ गया कि ये दोनों हाथ हमारे एक दूसरे के मिरर इमेज है। आप हमको ये बताओ ये नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या चीज़ है। मतलब जब मैं इस हाथ को इसके ऊपर लेके जाऊँगी, ध्यान देना भाई, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। जब मैं इस हाथ को एक दूसरे के ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या ये सुपर इम्पोज हुए? सुपर इम्पोज होने का मतलब ये ऐसा होता है, ये एक जैसा दिखना मतलब ही सुपर इम्पोजिंग होता है। देखो भाई, दिख रहा है सबको, ये एक जैसा है बिल्कुल, इसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। लेकिन जब ये हाथ को मैं ऐसा लेके जाती हूँ ना, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुए। इसका अंगूठा इसके अंगूठे के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई और ही फिंगर आ गई है, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मतलब कहना मुझे ये है कि हमारे जो हाथ है ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। याद रखना, सुपर इम्पोजिबल मतलब इसको बोलते हैं जहाँ पे एक हाथ के सामने दूसरा हाथ बिल्कुल एज इट इज़ वैसा आया, एक जैसा दिखता है भाई, ये हुआ आपका सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि हमारे जो दोनों हाथ होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर इसको लेके जाती हूँ तो वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो कहना मुझे ये है कि जो भी आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन करने के बाद सुपर इम्पोज नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर जो होते हैं, उन्हीं को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, और उन्हीं को हम लोग डायस्टेरोमर बोलते हैं। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसमें भी तो वही लिखा है, इसमें क्या कुछ नया है क्या? सुनो भाई, जो भी आपके मिरर इमेज आइसोमर होते हैं, हाँ भाई मिरर इमेज आइसोमर है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यहाँ पे भी वही पार्ट है। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, कायरल। कायरल का मतलब आपका ये होता है, कभी भी अगर आपका कार्बन 4 अलग अलग चीज़ों से अटैच है, कभी भी अगर आपका कार्बन 4 अलग अलग चीज़ों से अटैच है, ज़रा ध्यान देना, 1
2, 3, 4, ये चारों के चारों आपके जो लिंकेज है ये डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग कायरल बोलते हैं। या तो कोई आप मेटल ले लो, अगर ये मेटल सपोज़ कोई 4 अलग अलग चीज़ों से अटैच है, कोई भी 4 अलग अलग चीज़ों से अटैच है, लेटर से X, Y, Z, W, ये चारों डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कायरल। ठीक है, कायरलिटी जो होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के टर्म्स में जज की जाती है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे फ़िलहाल में इतना समझ में आया, गाइस, कि जो भी मेरे नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो सुपर इम्पोज नहीं होते, मिरर इमेज आइसोमर होते हैं, उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, और यहाँ पे भी वही होता है लेकिन ये कायरल होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। अब आगे का पार्ट आपका जो है वो ये है कि जो भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जो भी आपके डाइस्टेरियोमर्स है, इनके भी फर्दर और 2 टाइप होते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स के भी 2 टाइप होते हैं। जो भी आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स है और जो भी आपके एनेंशियोमर है, इनके भी 2 टाइप होते हैं। जो इसका पहला टाइप होता है आपका, जो यहाँ पे आपका पहला टाइप होता है भाई, ये होता है सिस आइसोमर, ये होता है आपका सिस आइसोमर। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये होता है भाई ट्रांस आइसोमर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टाइप होता है, यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट टाइप है उसका नाम होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, इसी को हम लोग डी फॉर्म भी बोलते हैं और इसी को आप प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे इसका नाम होता है लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी को हम लोग एल फॉर्म में बोलते हैं और इसी को हम लोग माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को। चलिए भाई समझते हैं हम लोग सिस आइसोमर को, कि सिस आइसोमर क्या होता है। इसका डेफिनेशन को एक बार बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, द आइसोमर इन विच एक सेकेंड, द आइसोमर्स इन विच आइडेंटिकल ग्रुप्स, जो भी आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स रहते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं एडजेसेंट पोजीशन को। मेरे पास इसको ट्रिक है समझाने का, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं डेफिनेशन की। द आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजीशन, द एडजेसेंट पोजीशन आर कॉल्ड एज सिस आइसोमर, आर कॉल्ड एज सिस आइसोमर, उसी को हम लोग सिस आइसोमर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ऐसे आइसोमर जिसमें जो भी आपके आइडेंटिकल ग्रुप रहते हैं, अगर वो एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको हम लोग सिस आइसोमर बोलते हैं। समझा के देती हूँ, एक बार ट्रांस को भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, जो भी आपके आइसोमर्स होते हैं, जो भी आपके आइसोमर्स होते हैं इन विच, जो भी आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप्स, जो भी आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है गाइस, वो ऑक्यूपाई करते हैं अपोजिट पोजीशन को, वो ऑक्यूपाई करते हैं आपके अपोजिट पोजीशन को। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, आर कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर। चलिए भाई समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता है वो कि अगर कोई भी ग्रुप जो है वो सेम साइड में, सीधी सीधी बात, इतना टेंशन वेंशन लेने का नहीं। अभी तो आपको समझ में आ गया, ऐसे आइसोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स मतलब सिमिलर ग्रुप्स मतलब भी सेम ग्रुप्स अगर आपके एडजेसेंट साइड में आते हैं, सेम साइड में आते हैं, तो उसको अपन लोग सिस बोलते हैं। याद रखने का तरीका देखो कैसा है, सी स, कैसे बोलेंगे, सी स, सी स, सिस के स्पेलिंग में ही आ रहा है स, मतलब वहाँ पे आपके ग्रुप्स किस साइड में है, सेम साइड में। याद रखने का तरीका ही सुनो भाई कैसे, सी स, वहाँ पे नाम में ही आ रहा है सी स, मतलब आपके ग्रुप्स कैसे रहेंगे, सेम साइड में। सपोज़ ये आपके मेटल है, अगर मैंने यहाँ पे भी लिया है आपके मेटल को, तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे बी और बी सेम साइड में है, यहाँ पे ए और ए सेम साइड में। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, तो ट्रांस में क्या होगा, आप लोग ही मुझे बताओ, सेम का उल्टा क्या होता है, अपोजिट होता है। सबको पता है ना, सेम का उल्टा अपोजिट होता है। अब याद कैसे रहेगा कि सिस में सेम था या ट्रांस में, तो याद रखने का तरीका ये है, क्योंकि सिस में आता है स, सी स,
और स मतलब ही क्या होता है, सेम। मतलब यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि जो भी मेरा सिस आइसोमर होता है उसमें मेरे जो ग्रुप होते हैं वो एडजेसेंट साइड में होते हैं, वो सेम साइड में होते हैं। सी स सेम साइड, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखो बी बी सेम साइड में, ए सेम साइड में। ट्रांस में क्या होगा, जो भी आपके सिमिलर ग्रुप्स हैं या जो भी आपके सेम ग्रुप्स है वो कौन से साइड में रहेंगे, अपोजिट में, क्योंकि ट्रांस में उसका अपोजिट रहेगा। तो ये ए है, तो देखो ए के सामने में ए है, मतलब ए के अपोजिट में ए है, और यहाँ पे आपके बी के अपोजिट में बी है। तो सिस में सिमिलर ग्रुप सेम साइड में रहेंगे, सेम साइड में रहेंगे, क्योंकि वो सी स है, स सेम। और ट्रांस में वो आपके अपोजिट साइड में रहेंगे, अपोजिट, यहाँ पे भी अपोजिट। ठीक है भाई, चलिए अब समझते हैं हम लोग इस पार्ट को कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है। चलिए समझते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द आइसोमर, द ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखते हैं भाई। द ऑप्टिकल आइसोमर which rotates the optical isomer which rotates the plane polarized light towards right और एंटी क्लॉकवाइज are called as dextrorotatory isomers। मतलब यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ऐसे आइसोमर्स जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं, राइट साइड में। समझा के देती हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करो। इसको भी एक बार लिख लेते हैं। लेवो रोटेटरी का मतलब होता है भाई आपके जो भी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो रोटेट करते हैं, जो रोटेट करवाते हैं आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, ये सब समझा के देती हूँ, 1 मिनट रुको। टूवर्ड्स लेफ्ट, जिसी को हम लोग एक सेकेंड, यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज है और यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज है। are called as levorotatory। आइसोमर्स। चलिए भाई समझते हैं इस चीज़ को, एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैंने सभी का डेफिनेशन लिख दिया, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से बुक में नहीं दिया है। बुक में डेफिनेशन को घुमा फिरा के दे रखा है, मैंने डेफिनेशन आपके लिए फ्रेम की। सबसे पहले सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। चलिए भाई समझ गया। तो अब हम लोग समझते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी को। ठीक है, तो मैं इतना पार्ट इरेज कर देती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। ज़रा ध्यान देना, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो आपकी होती है वो ये होती है कि ये जो आपका लाइट है, ये जो भी आपका लाइट है, ज़रा ध्यान देना। अगर मैं बात करती हूँ गाइस इस लाइट की, तो ये है आपका नॉर्मल सा लाइट। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल लाइट। ठीक है, नॉर्मल लाइट। और अगर मैं बात करती हूँ प्लेन पोलराइज लाइट की, तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब जिसी को हम लोग PPL भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, देखो प्लेन पोलराइज और लाइट, जिसी को हम लोग PPL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, PPL से। इसका मतलब होता है कि सारे के सारे आपके जो डायरेक्शन होते हैं लाइट के वो सेम होते हैं। जो डायरेक्शन होता है ना गाइस लाइट का, वो बिल्कुल सेम होता है आपका, सेम डायरेक्शन में वो लाइट बिल्कुल इस तरीके से होता है। ये होता है आपका प्लेन पोलराइज लाइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया क्या? हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन था, है ना, लाइट का। इसीलिए मैंने बोला है नॉर्मल लाइट। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है, आपके जो सारे के सारे डायरेक्शन होते हैं वो एक डायरेक्शन में होता है। ये अगर सीधा है तो सारे के सारे सीधे रहेंगे, इसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। अगर मैं इस प्लेन पोलराइज लाइट को सपोज राइट हैंड साइड में घुमाती हूँ, राइट हैंड साइड में घुमाती हूँ, लेट अस से अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में घुमाती हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब भी क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमाने। चलो देखना इधर, अगर मैं इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाती हूँ तो ये कुछ मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा। येस और नो ज़रा मुझे देख के बताओ सारे के सारे। मतलब मैंने किया कुछ भी नहीं है,
मैंने किया कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने इसको, इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे घुमा दिया, इसको राइट हैंड साइड में घुमा दिया, जिसी को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ गया है कि नहीं। तो ये हुआ आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर, जिसने घुमाया वो है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब डी फॉर्म। अब आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि आपके कुछ जो होते हैं लेवोरोटेटरी, वो आपको लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। तो मतलब ही अगर मैं इसको सपोज इसी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में घुमाना चाहती हूँ, राइट में अगर घुमाया तो ऐसा दिखेगा, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म करता है। अगर मैं इसी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाती हूँ, लेफ्ट में, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा क्या, ज़रा मुझे देख के बताओ सारे के सारे। मैंने इसको लेफ्ट में घुमाया है, इसी प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में घुमाया है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लोग लेवो भी बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आपका एल फॉर्म। अब याद रखने का तरीका कैसा है, मैम बड़े दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, मुझे कैसे याद रहेगा। सुनो भाई सुनो, आपको याद रखने का तरीका यहाँ पे ये है कि लेवो के स्पेलिंग में ही आता है एल, लेवो के स्पेलिंग में ही आपका क्या आता है, लेवो के स्पेलिंग में ही आता है आपका एल, और लेफ्ट के स्पेलिंग में भी आता है एल। मतलब याद रखने का तरीका ये है कि लेवो रोटेटरी में लेफ्ट साइड है, क्योंकि एल फॉर लेवो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लॉक मत बोलना आज से, क्या बोलेंगे भाई, एल फॉर लेफ्ट या एल फॉर लेवो रोटेटरी। तो अब आपकी जब मेरे पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ना, तो आपके पास एक ABCD बनेंगी, और वो भी नए नए केमिस्ट्री लेटर्स की। उसमें आप नॉर्मल अपने बचपन वाले लेटर्स मत पढ़ना, नर्सरी वाले। एल फॉर लॉक मत बोलना आगे से, सील कर दो उसको, एल फॉर लेवो रोटेटरी और एल फॉर लेफ्ट। लेवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप खुद ही समझो भाई, डेक्स्ट्रो में क्या होगा, लेवो का उल्टा डेक्स्ट्रो होता है, लेवो में लेफ्ट है क्योंकि एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेवो। तो डेक्स्ट्रो में क्या होगा, लेफ्ट का उल्टा क्या होता है, राइट होता है। लेवो का उल्टा डेक्स्ट्रो, लेफ्ट का उल्टा राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ले लो इसका सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिस और ट्रांस आइसोमर्स को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, उसके बाद में देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, तो देखते हैं हम लोग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। तो बस इतना याद रखना है कि अगर ये मेटल है तो 4 जगह पे आपके लिगेंड्स रहेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमको कैसे याद रहेगा कि 4 जगह पे है। तो याद करो, मैंने लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में आपको लिखा के दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर्स और टेट्राहेड्रल, याद है ना। बिल्कुल वही चीज़ है ये, रेगुलर लेक्चर्स जो देखते हैं उनको सब पता रहता है। चलिए भाई देखो, यहाँ पे इसका नाम ही है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कितने होते हैं, 4 साइड, तो लिगेंड भी कितने रहेंगे, 4। समझे या नहीं समझे। चलो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। मतलब हम लोग देख रहे हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स कैसे दिखेंगे आपके अलग अलग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का, वो है आपका ये वाला एग्जाम्पल, प्लैटिनम NH3 2 टाइम्स और Cl2। ये आपका पहला एग्जाम्पल है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका प्लैटिनम, अमोनिया, पानी और Cl2। ये वाले कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस को हमको डिस्कस करने का है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। अब देखना क्या है, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस टेंशन तो दूसरों को देने का है। तो देखो यहाँ पे ये है आपका प्लैटिनम, तो सेंट्रल में आप प्लैटिनम को ड्रॉ करेंगे। प्लैटिनम था तो मैंने प्लैटिनम ड्रॉ किया, यहाँ पे भी सेंट्रल में प्लैटिनम है तो मैंने प्लैटिनम को ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई, ज़्यादा दूर नहीं करते, थोड़ा नज़दीकी करते। अब जाहिर सी बात है स्क्वायर प्लेनर है, मतलब मुझे 4 इस तरीके से जोड़ने के। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ। यहाँ पे भी आपका सेंटर में प्लैटिनम है तो मैंने प्लैटिनम को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी प्लैटिनम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें भी मैं ये 4 जोड़ दूँगी, 4 अटैच करूँगी। ठीक है भाई, यहाँ पे है आपके 2 अमोनिया और 2 Cl2। तो पहला तरीका इसको लिखने का ऐसा है, ये 2 अमोनिया को मैंने ऐसा लिखा और ये 2 Cl को मैंने ऐसा लिखा। सेकेंड तरीका यहाँ पे ये है कि ये अमोनिया को मैं अपोजिट पोजीशन पे लिख दूँगी और ये Cl को भी मैं अपोजिट पोजीशन पे लिख दूँगी। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये हमको कैसे समझेगा कि ऐसा करना है,
और हमको ये भी कैसे पता चलेगा कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस टेंशन तो दूसरों को देना है। और समझो यहाँ पे कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, सुनो, यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन, यहाँ पे आपके दोनों के दोनों क्लोरीन का कैसे आ रहे हैं, सेम साइड में। याद करो भाई, बताया था एक वर्ड सी स, सी स, सिस के स्पेलिंग में ही आता है स। स मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। मतलब ही यहाँ पे दोनों के दोनों Cl सेम साइड में आए, दोनों के दोनों अमोनिया सेम साइड में आए। मतलब ये आपका सिस आइसोमर हुआ या ट्रांस आइसोमर हुआ? भाई ये हुआ आपका सिस आइसोमर। क्यों सिस आइसोमर? क्योंकि सिस के स्पेलिंग में ही आता है स, सी स मतलब सेम साइड। समझे या नहीं समझे? यहाँ पे आ जाएंगे भाई सारे के सारे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या जाना, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई, यहाँ पे ये अमोनिया और ये अमोनिया एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर है। यहाँ पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे। अब ज़्यादा टेंशन तो लेना नहीं है। अगर एक है सिस तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या रहेगा भाई, ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस को पहचानने में आपको हमारी नहीं करना है, बस सिस को आइडिया से पहचान लो कि जो सेम साइड में आएगा उसको सिस बोलते हैं। लेकिन पहचानने से कुछ नहीं होगा, आपको ये ड्रॉ करते भी आना चाहिए। एक सेम में कर देने का, एक अपोजिट में कर देने का, काम खत्म। यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने 2 क्लोरीन को लिया है, एक तरफ मैंने अमोनिया को लिया है और एक तरफ मैंने पानी को लिया है। यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन को लिया है, एक तरफ मैंने अमोनिया को लिया है और एक तरफ मैंने पानी को लिया है। सुनो भाई, ये तो कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करना बड़ा आसान था, क्योंकि यहाँ पे 2 लिगेंड एक टाइप के थे, 2 लिगेंड एक टाइप के थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पे दिमाग में बड़े कॉम्प्लेक्सेशन चल रहे थे कि हमको कैसे पता चलेगा क्या करने का है। तो सुनो भाई, यहाँ पे आप क्या करो, कोई भी एक ही लिगेंड को पेयर को देखो, क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी सेम है, सॉरी ये दोनों तो वैसे भी डिफरेंट है, तो अपन इनको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो 2 है ना, क्लोरीन से तो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है ना भाई, बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ये दोनों क्लोरीन सेम साइड में है। इन दोनों को मत देखो, वैसे भी ये दोनों डिफरेंट है, तो अपन इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ऐसा बोल देंगे कि मैम हमको पहचानते ही नहीं आ रहा सिस और ट्रांस क्या है, वैसा नहीं बोलने का। ट्राई करके देखो ना, ये डिफरेंट है तो क्या हुआ, ये तो सेम है ना। ये दोनों सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, और सेम साइड में आए, सेम सी स। तो ये आपका कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन कैसे साइड में आए, सेम। इसलिए आइसोमर का भी नाम क्या है, सिस आइसोमर। आगे आ जाएंगे यहाँ पे, भली अमोनिया और पानी डिफरेंट है, क्या हुआ, क्लोरीन को देखो ना, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं। अगर ये सिस है तो ये क्या होगा भाई, सारे के सारे बोलेंगे भाई, सारे के सारे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। समझ गया ना, यहाँ प्रेडिक्ट करना इजी था। यहाँ पे क्या करोगे, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखो, ये क्लोरीन सेम में है तो सिस साइड, ये क्लोरीन अपोजिट में है तो ट्रांस आइसोमर। ठीक है भाई, लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो हम लोगों ने देख लिया। अब हमको देखने का है जो भी आपका सिस और ट्रांस आइसोमर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से ये दिखेगा। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हमको कैसे पता चलेगा। तो सुनो भाई, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आपका सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है, सबसे पहली चीज़ ये है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में भी ये चीज़ बताई थी, इसलिए बोला है सारे क्लासेस करो। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब फिजिक्स में 8 होता होगा, मैथ्स में 8 होता होगा, बट केमिस्ट्री में ऑक्टा मतलब 6 बोलने का, याद रखने का भाई। फिजिक्स में ऑक्टा मतलब 8 होता होगा, मैथ्स में 8 होता होगा, बट केमिस्ट्री में ऑक्टा मतलब 6 बोलने का। अब इस 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेटल है। स्क्वायर प्लेनर में हम लोगों ने 4 निकाला था, ठीक है भाई, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर था, उसमें स्क्वायर था इसलिए 4 थे। इसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टा मतलब 6 होता है, तो ये मेटल के आसपास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब केमिस्ट्री में 6 होता है, और ये 6 को आप बिल्कुल इस तरीके से अरेंज करोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की तरफ हम लोग। तो हम लोग ले रहे हैं आपके पहले वाले कॉम्प्लेक्स को जो दे रखा है।
तो पहला कॉम्प्लेक्स जो आपको दे रखा है भाई वो है ये वाला CO NH3 4 टाइम्स Cl2+, ये है आपका पहला कॉम्प्लेक्स। और सेकंड कॉम्प्लेक्स आपको जो दे रखा है वो है ये वाला COEN2 टाइम्स Cl2+। ये कॉम्प्लेक्स को भी हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं हम लोग ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस को। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिलीव मी गाइस, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में आपका कोबाल्ट है, क्योंकि कोबाल्ट आपका मेटल है, तो मैंने यहाँ पे भी कोबाल्ट को ड्रॉ कर दिया भाई, यहाँ पे भी मैंने कोबाल्ट को ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने आपके कोबाल्ट को ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आपके सेंटर में कोबाल्ट है, तो यहाँ पे भी मैंने कोबाल्ट को ड्रॉ किया है, और यहाँ पे भी मैंने कोबाल्ट को ड्रॉ किया है। आधे लोग सोचेंगे एक और कॉम्प्लेक्स था, वो तो पढ़ा है नहीं, पढ़ाती हूँ भाई। यहाँ पे दोनों तरफ कोबाल्ट है, इसलिए अपन कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे टोटल 6 है, क्योंकि ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में 6 ड्रॉ कर देने का। 6 क्यों ड्रॉ करें, समझ में आ रहा ना। पहले ये ड्रॉ कर लेने का, ये ड्रॉ करने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करने के बाद एरो लगाना कभी मत भूलना। अगर आपने सपोज़ मैंने एरो कहीं पे मिसअप भी कर दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि एरो हमेशा ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि एरो हमेशा लिगेंड टू मेटल होता है, जैसे कि मैंने आपको समझा के दिया था, ठीक है भाई। चलो बढ़ते आगे की तरफ। यहाँ पे आपके 4 अमोनिया है, तो हम लोग 4 अमोनिया को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट अमोनिया, सेकेंड अमोनिया, थर्ड अमोनिया और फोर्थ अमोनिया, ठीक है। और क्लोरीन 2 है, तो फर्स्ट क्लोरीन, ये है आपका फर्स्ट क्लोरीन, और ये है आपका सेकेंड क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग अमोनिया को 4 ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी आपके क्लोरीन 2 है, तो एक क्लोरीन, और ये है आपका सेकेंड क्लोरीन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। देखो भाई सुनो, ये दोनों के दोनों क्लोरीन कैसे साइड में है, सेम साइड में। पता कैसे चलेगा, देखो ना भाई, ये एक ही साइड में है, ये दोनों के दोनों क्लोरीन आपके सेम साइड में है, सेम साइड में है कि नहीं। और अगर कभी भी कोई भी चीज़ सेम साइड में होती है, सेम सी स, तो इसी आइसोमर को हम लोग सीस आइसोमर बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है, तो अगर एक सीस है तो दूसरे का नाम क्या रहेगा, दूसरे का नाम भाई आपका रहेगा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इतना मुझे क्लियर हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अमोनिया से आइडेंटिफाई नहीं करते क्या? नहीं भाई, अमोनिया 4 है, तो आप अमोनिया को देख के बता ही नहीं सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे क्लोरीन को ही देख के आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जर्व क्लोरीन, तो याद रखने का, ऑब्जर्व क्लोरीन मतलब याद रखने का, क्लोरीन से आपको पहचानना है। ये दोनों के दोनों क्लोरीन आपके सेम साइड में है, ठीक है, सी सेम, इसलिए सीस आइसोमर। यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में, एक इधर है एक इधर है, अपोजिट में, तो ट्रांस आइसोमर, ठीक है। इधर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भी आपका इथिलीन डायमीन है, जो भी आपका इथिलीन डायमीन है, वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इथिलीन डायमीन आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करना है क्लोरीन को, क्लोरीन को ही ऑब्जर्व करके आप बताएंगे, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले हम लोग इथिलीन डायमीन को ड्रॉ करते हैं। तो आपका इथिलीन डायमीन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपका जो इथिलीन डायमीन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये है आपका पहला इथिलीन डायमीन। अब ये 2 लिंकेजेस के साथ में क्यों आया? क्योंकि इथिलीन डायमीन जो होता है वो आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसलिए वो 2 लिंकेजेस के साथ में आया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आपके सेकंड इथिलीन डायमीन को। सेकंड इथिलीन डायमीन को हम लोग देखने वाले हैं, ये भी आपके 2 लिंकेजेस के साथ में आया। क्यों? क्योंकि वो भी बाइडेंटेट लिगेंड है, और बचते हैं 2 क्लोरीन, तो ये है पहला क्लोरीन, ये है सेकंड क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग पहले इथिलीन डायमीन को निकालेंगे, और ये रहेगा आपका सेकंड इथिलीन डायमीन, ठीक है भाई। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, मतलब यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सुनो, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इथिलीन डायमीन को देख के तो हम नहीं बता सकते, जैसे यहाँ पे अमोनिया को देख के हम नहीं बता सकते, बट क्लोरीन को देख के बता दिया ना कि सेम साइड में तो सीस, अपोजिट में है तो ट्रांस। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्लोरीन आपके सेम साइड में हैं, दोनों के दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, सी सेम, तो ये रहेगा आपका सीस आइसोमर। अगर मैं बात करती हूँ भाई इसकी, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों के दोनों क्लोरीन है अपोजिट साइड में, और वैसे भी सिस का उल्टा होता भी क्या है भाई, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि क्लोरीन को ऑब्जर्व करके मैं बता सकती हूँ कि सिस है या ट्रांस है। लो इसका भी स्क्रीनशॉट।
चलिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं आपका थर्ड वाला इसी पार्ट का, वो है आपका ये वाला प्लैटिनम अमोनिया, जो कि बुक का एग्जाम्पल है। प्लैटिनम अमोनिया 4 टाइम्स Cl Br+2। ये आपका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी IMP एग्जाम्पल, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में वो आपको बोलने के लिए बोल रहा है कि ड्रॉ करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो भी सिस और ट्रांसफॉर्म के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे एक भी ग्रुप सेम नहीं है, तो पहचानना बड़ा ही मुश्किल है कि क्या होने वाला है भाई, क्या होगा। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले सेंटर में प्लैटिनम ड्रॉ कर देंगे, तो दोनों के सेंटर में मैंने सबसे पहले प्लैटिनम को ड्रॉ कर दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब 6 तो हमको लगाना पड़ेगा, तो भाई मैंने 6 भी लगा दिया। हमेशा एरो कुछ इस तरीके से दिखा देने के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया भाई कि यहाँ पे आपको दे रखा है प्लैटिनम, तो प्लैटिनम लिख दिया। अमोनिया टोटल 4 है, तो मैंने टोटल यहाँ पे भाई 4 अमोनिया को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। 4 अमोनिया को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, और एक तरफ मैंने लिया है Cl को, एक तरफ मैंने लिया है Br को। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, 4 अमोनिया को ड्रॉ कर देंगे भाई, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। अब ये एग्जाम्पल आप लोग ये सोचो, मैं इसको एक्सेप्शनल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल सबसे हटकर है। अब सबसे हटकर है, ये क्यों हटकर है, दिमाग में बड़े कॉम्प्लेक्सेशंस चलते हैं, ये सबसे हटकर है तो क्यों हटकर है। अगर मैंने बाकी कॉम्प्लेक्सेस में चार्ज नहीं दिखाया हुआ तो आप दिखा देना, ठीक है। अब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में आप ये इमेजिन करके चल रहे हो कि आपका जो ब्रोमीन है वो इक्विवेलेंट है क्लोरीन के, क्योंकि ये दोनों के दोनों हैलोजन है, ठीक है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व करना है क्लोरीन एंड ब्रोमीन को, और यहाँ पे आप ये भी डिनोट कर रहे हो कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है वो इक्विवेलेंट है। मतलब यहाँ पे आपको इस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट पता होने चाहिए जो बुक में नहीं दिया है, कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के दोनों हैलोजन है, दोनों के दोनों आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, जैसे कि मैंने बताया अभी, आप इनको सेम मान के चलो, भले ये सेम नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल एक्सेप्शनल है, तो हमको सेम मान के चलना है, ज़बरदस्ती से मान के चलना है। तो ये दोनों के दोनों क्लोरीन और ब्रोमीन जो कि सेम है बोलने का ऐसा मत बोला नहीं है, सेम है, हाँ सेम है, ये दोनों के दोनों आपके सेम साइड में हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या रहेगा, सिस आइसोमर, सेम। अब देखो यहाँ पे ये है क्लोरीन, यहाँ पे ये है ब्रोमीन, कैसे बोलेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन सेम है, हाँ सेम है, याद रखने का, सेम बोलने का। अब ये कैसे साइड में है, अपोजिट साइड में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट साइड में है। इस आइसोमर का नाम क्या रहेगा, ट्रांस आइसोमर। समझे या नहीं समझे। ऑप्टिकल आइसोमर्स के एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वाले क्लास में लूँगी, जिसमें मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी समझा के दूँगी। फटाफट समझाने का कोई मतलब नहीं है भाई, कुछ समझेगा ही नहीं, यहाँ से आएगा दिमाग में जाएगा नहीं, टेंजेंट निकल जाएगा, क्या मतलब ऐसी पढ़ाई करके। आप बोलेंगे मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन कुछ समझेगा ही नहीं, लिखते ही नहीं आएंगे, तो क्या पढ़ा है भाई, समझे या नहीं समझे। तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन को इक्वली समझ के चलना है, ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई इतने बढ़िया वीडियो के लिए। थैंक यू।